नमस्ते बच्चों, मैं हूं खुशबू चौधरी और हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 3 जो कि है स्थल रूप एवं जीवन। और आज के इस भाग में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। रिक्त स्थान भरें। आपको रिक्त स्थान भरने हैं। काई, लाइकेन, खालिस्तान ऊंचाई पर उगते हैं। तो काई और लाइकेन जो है वो हमें कहाँ मिलते हैं? वो हमें पर्वतीय क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। ये एक प्रकार की वनस्पति की प्रजाति है। तो ये प्रजाति जो है ये हमें उच्च ऊंचाइयों पर दिखती है या फिर ये उच्च ऊंचाइयों पर उगती है। अगले स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। यमुना और घाघरा का उद्गम होता है। तो यमुना और घाघरा का उद्गम कहाँ से होता है? हिमालय से होता है। गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? वो भी हिमालय से है, लेकिन वो गंगोत्री ग्लेशियर से है। तो इसका सही उत्तर क्या है? हिमालय। खालिस्तान में आपको ये उत्तर भरना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोन नदी खालिस्तान श्रेणी से निकलती है। सोन नदी जो है वो किस श्रेणी से निकलती है? तो इसका सही उत्तर है विंध्य श्रेणी। तो इस खालिस्तान में आप विंध्य भर देंगे। अगले स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। खालिस्तान का अर्थ है जगत जननी। जगत जननी किसको बोला जाता है या फिर किस शब्द का अर्थ है जगत जननी? तो जगत जननी जो है वो चोमोलुंगमा का अर्थ है। चोमोलुंगमा कहाँ के लोग बोलते हैं? तो तिब्बत के जो लोग हैं वो माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, अर्थात पूरे विश्व की माता या फिर माँ जननी किसको बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट को या फिर हिमालय को। अगले कथन की ओर बढ़ते हैं। सागर थामा का अर्थ है खालिस्तान की देवी। तो जैसे चोमोलुंगमा जो है वो तिब्बती लोगों द्वारा माउंट एवरेस्ट के लिए बोला जाता था कि जगत जननी है, ठीक वैसे ही सागर थामा का अर्थ क्या है और ये कौन सी देवी है? तो सागर थामा जो है वो आकाश की देवी है। तो ये सारे शब्द जो है आपको अच्छे से याद रखने हैं कि इनका मतलब क्या है और ये किसके द्वारा बोले गए थे। अगला कथन है। तिब्बत पठार को विश्व का खालिस्तान भी कहा जाता है। तो तिब्बत का जो पठार है वो सबसे ऊंचा और बड़ा पठार है, जो कितना ऊंचा है? लगभग 4500 मीटर ऊंचा है। तो ये जो पठार है इसको विश्व की छत बोला जाता है। तो रिक्त स्थान के अंदर आपको भरना है छत। अगले स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। पर्वतों और पठारों को खनिजों का खालिस्तान या रिक्त स्थान कहा जाता है। पर्वतों और पठारों को खनिजों का क्या बोला जाता है? भंडार गृह। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? भंडार गृह। और ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन पठारों के अंदर कई सारे खनिज होते हैं। स्टोर हाउस भी बोल सकते हैं। स्टोर रूम क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारी चीजें रखी जाती है, स्टोर करी जाती है। ठीक वैसे ही इन पठारों के अंदर भी कई सारे खनिज पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए पूर्वी अफ्रीका का पठार, जिसके अंदर हमें सोने की खदानें दिखाई देती हैं या फिर वहां पर सोना मिलता है। भारत का छोटा नागपुर प्लेट्यू या फिर पठार, यहाँ पर हमें कोयला, मैंगनीज आदि मिलते हैं। तो ये जो पठार है ये क्या है? खनिजों का भंडार या फिर खनिजों का घर बोल सकते हैं आप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जलप्रपात दक्षिणी अफ्रीका में खालिस्तान नदी पर स्थित है। तो कौन सा जलप्रपात है जो कि दक्षिण अफ्रीका में है और खालिस्तान नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका के अंदर। और कौन सी नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर। मैंने आपको और भी कई सारे प्रसिद्ध जलप्रपात के नाम, वो कौन सी नदी पर है और कौन से क्षेत्र में है, बताया था। तो उस चीज को अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि वो प्रश्न क्या है? महत्वपूर्ण है। ये देखिए अभी आ गया। हुंड्रू जलप्रपात छोटा नागपुर पठार में खालिस्तान नदी पर है। तो हुंड्रू जलप्रपात जो है वो कौन सी नदी पर है? तो ये है सुवर्ण रेखा। और कहाँ पर है ये? छोटा नागपुर, जो कि भारत के अंदर है। अगला है जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। तो खालिस्तान जलप्रपात कौन सा ऐसा जलप्रपात है जो कि शरावती नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात कहाँ है? शरावती नदी में। ये दक्षिण भारत के अंदर स्थित है। अगला है कुल जनसंख्या का 1/4 भाग खालिस्तान मैदानों में रहता है। तो भारत की कुल जनसंख्या का 1/4 भाग या फिर 40 करोड़ से ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं? गंगा के मैदानी क्षेत्र के अंदर रहते हैं। तो इस रिक्त स्थान में आएगा गंगा।
कि कुल जनसंख्या का 1/4 भाग गंगा के मैदानों में रहता है, जिसकी वजह है कि वहां पर नदी है तो वहां पर पानी का अभाव नहीं है। नदी अपने साथ तलछट लेके आती है, जिसकी वजह से वो क्षेत्र या वो मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ हो जाती है। अब अगर मिट्टी उपजाऊ होगी, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होगी, तो उस पर आप किसी भी प्रकार की फसल उगा सकते हैं। और दूसरा ये कि वो जो फसल होगी वो गुणवत्तापूर्ण होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी पर मौजूद कुछ प्रमुख स्थल रूपों के नाम बताएं। तो हमने इस पाठ के अंदर कई सारे स्थल रूपों के बारे में चर्चा की थी। वो स्थल रूप कौन कौन से थे? सबसे पहला पहाड़, दूसरा पठार, तीसरा मैदान, चौथा रेगिस्तान और द्वीप। द्वीप हमने पिछले पाठ में पढ़ा था। द्वीप क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जो कि चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, उसको हम द्वीप बोलते हैं। तो ये सारी भू आकृतियां हमें हमारी पृथ्वी पर दिखाई देगी, जैसा कि आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं। ये क्या है? पहाड़ है, ये नदी है, ये क्या है? प्लेट्यू या फिर पठार है। यहाँ पर मैदानी क्षेत्र है। अब ये जो मैदानी क्षेत्र है, इसमें नदी का पानी बह रहा है, वो अपने साथ तलछट भी ला रही है, तो ये उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की या फिर अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां हैं जो कि हमारी पृथ्वी पर मौजूद है, और इन सब की अलग अलग विशेषताएं हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु या फिर पेड़ पौधों की प्रजातियां भी भिन्न भिन्न प्रकार की हमें दिखाई देगी। अगला है पर्वतों को परिभाषित करें। पर्वत क्या होते हैं? तो पर्वतों की ऊंची चोटियां होती है, ये समुद्र तल से बहुत ही ऊंचे होते हैं, कई हजार मीटर ऊंचे होते हैं। और ये जो पर्वत है वो नए भी होते हैं और पुराने भी होते हैं, जिसकी वजह से नए पर्वत को तो पर्वत ही कहा जाता है, जबकि पुराने पर्वत जो है उनको पहाड़ी या फिर हिल भी बोला जाता है। तो ये वे भू आकृतियां हैं जो आसपास के परिदृश्य से बहुत ही ऊंची होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये समुद्र तल से ऊंची होती है। तो इस चित्र के अंदर आपको ये ऊंची चोटियां दिखाई देगी, जिसमें सबसे पहला माउंट एवरेस्ट, माउंट अकोंकागुआ और माउंट किलिमंजारो, माउंट ब्लैंक, माउंट कंचनजंगा और माउंट अनाईमुड़ी। तो ये सारी जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, ये क्या है? पर्वत श्रृंखलाओं का हिस्सा है। या फिर जैसे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला है, तो इसकी ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और इंडिया की कौन सी है? कंचनजंगा, जो कि दोनों ही हिमालय पर्वतमाला के अंदर आती है। तो इसी प्रकार से ये जो पर्वत है वो समुद्र तल से बहुत ही ऊंचे होते हैं या फिर कुछ हजार मीटर ऊंचे होते हैं। और यहाँ पर तापमान क्या होता है? कम। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर जाते रहते हैं, वैसे वैसे तापमान घटता जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पर्वतों की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? तो पर्वत, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये पर्वत है, इसकी ढलान क्या है? तेज है, खड़ी ढलान है। यहाँ का आधार कैसा है? चौड़ा है। और ये चोटियां कैसी होती है? तीखी या फिर नुकीली चोटियां होती है। तो पर्वतों की महत्वपूर्ण विशेषताएं: चौड़ा आधार, खड़ी ढलान और संकीर्ण शिखर, जो कि हमें कहाँ दिखाई देंगे? नई पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर। पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर हमें ये विशेषताएं क्यों नहीं दिखेगी? उसका कारण है कि वो बहुत ही ज्यादा पुराने हैं और अपर्दन होता रहता है। अपर्दन किससे होता है? वर्षा से भी होता है, नदियों से भी होता है और पवन से भी होता है। और भी कई सारी चीजें हैं जिसके कारण अपर्दन होता है, और वो उस पर्वतों में क्या करते हैं? बदलाव ले आते हैं। तो नए पर्वत जो होते हैं उनकी ये खास बात है। और पुराने जो है, जो पहाड़ी हो गई, उसका आधार तो चौड़ा ही होता है, लेकिन उसके शीर्ष जो होते हैं वो गोलाकार होते हैं। और ढलान कैसी होती है? उतनी खड़ी नहीं होती, आप आराम से उस पर चढ़ सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहाड़ियां क्या है? अभी मैंने आपको पर्वत और पहाड़ियों के बारे में डिफरेंस बताया था, तो पहाड़ियों की क्या विशेषता है या फिर पहाड़ियां क्या होती है? ये कम ऊंचाई वाली, कम खड़ी ढलान और गोल शीर्ष वाली ऊंची भूमि होती है, जैसे कि आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं। और इसका उदाहरण आप ले सकते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्षण शब्द को परिभाषित करें और ठोस और तरल रूपों के उदाहरण दें। वर्षण क्या होता है? इस शब्द से आप क्या समझते हैं? हमारी वायुमंडल से हमें जल मिलता है, तो वो हमें ठोस रूप में भी मिलेगा और हमें तरल रूप में भी मिलेगा। तरल रूप कैसे? वर्षा हो गया। ठोस रूप जैसे कि
हिम गिरना या फिर ओले का गिरना। तो ये क्या हो गया, ठोस और तरल रूप में हमें वर्षा मिलती है। जैसा कि इस चित्र के अंदर देख सकते हैं, सबसे पहला वर्षा जिसमें तरल रूप में पानी की बूंदें धरती पर आ रही है, दूसरा हिमपात जिसके अंदर बर्फ गिरती है, तीसरा ओले के साथ वर्षा, अर्थात ठोस और तरल दोनों एक साथ हो रही है, जो कि भारत के अंदर हमें या तो तरल रूप में वर्षा दिखाई देगी या फिर ओले और वर्षा दोनों एक साथ दिखाई देंगे। और आखिरी क्या है, ओले गिरना। तो ये क्या हो गए, सारे वर्षा के स्वरूप हो गए जो कि हमें वायुमंडल से मिलती है। तो वायुमंडल से किसी भी रूप में अगर पानी जमीन पे पहुंच रहा है तो उसको हम वर्षा बोलते हैं, जो कि तरल रूप में भी हो सकती है और ठोस रूप में हो सकती है। ठोस रूप जैसे बर्फ और ओले वाली वर्षा, या फिर दोनों का एक साथ होना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व भर की पर्वत श्रृंखलाओं के 2 उदाहरण दीजिए। हमने कई सारी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं की या फिर ऊंची चोटियों की बात की थी, जिसमें से आपको यहाँ पर सिर्फ 2 उदाहरण देने हैं। जिसमें सबसे पहला हम क्या लिखेंगे, एशिया के अंदर हिमालय। आप भारत के हो तो सबसे पहला एग्जाम्पल तो आपको याद रखना ही है कि भारत के अंदर हिमालय है और यूरोप के अंदर क्या है, आल्प्स है। तो इसी प्रकार से और भी कई सारी चोटियां हैं या फिर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, आप कोई भी याद रख लीजिएगा और सिर्फ 2 आपको यहाँ पर लिखनी है। हो सकता है आपको परीक्षा में 3 पूछी जाए, तो उसके अनुसार याद कीजिएगा। हिमालय पर्वतमाला की 2 सबसे ऊंची चोटियों के नाम बताइए। सॉरी। तो हिमालय पर्वत के अंदर सबसे पहला माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व में सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा कंचनजंगा। तो ये दोनों है तो हिमालय पर्वतमाला का ही हिस्सा, लेकिन माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट अकोंकागुआ, जो कि कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका के अंदर। तो माउंट अकोंकागुआ जो है वो एक ऊंची चोटी है। जब हमने बात की थी विश्व की महत्वपूर्ण और ऊंची चोटियों के बारे में, तब इसकी भी बात की थी। माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है? तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में स्थित एक अलग पर्वत है। ये पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, ये एक पर्वत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आल्प्स का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है या फिर ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही उत्तर है मॉन्ट ब्लांक। आल्प्स का सबसे ऊंचा पर्वत है। आल्प्स कहाँ पर है? यूरोप के अंदर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है और इसका दूसरा नाम क्या है? तो दक्षिण भारत जो है इसके अंदर अनाईमुडी पर्वत श्रृंखला हमें दिखाई देगी, जो कि सबसे ऊंचा पर्वत है और इसे केरल में अनाई शिखर के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं, ये कहाँ पर है, यहाँ पर, ये केरल हो गया और यहाँ पर क्या है, अनाईमुडी, जिसको अनाई शिखर के नाम से भी जाना जाता है और ये दक्षिण भारत के अंदर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस आधार पर पर्वतों को पुराने और नए में विभाजित किया जाता है? कैसे आप डिसाइड करते हैं या फिर आपको बताया जाता है कि ये नए पर्वत है या ये पुराने पर्वत है? तो उसका आधार क्या हुआ कि पर्वतों की आयु कितनी है। जैसे एक इंसान की भी आयु होती है, आप बच्चे हैं, आपके दादा दादी हैं, वो बूढ़े हैं, ठीक वैसे ही पर्वत जो होते हैं वो भी नए और पुराने होते हैं आयु के आधार पर। तो आयु के आधार पर पर्वतों को पुराने और नए में विभाजित किया जाता है। ये पुराना पर्वत है गोल शिखर वाला और ये नया पर्वत है जिसकी ऊंची चोटियां होती है। उदाहरण क्या हो गया, हिमालय नए पर्वत का उदाहरण हो गया और अरावली पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, पुराने पर्वत का या फिर पुरानी पर्वत श्रृंखला का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पर्वतीय वन को परिभाषित करें। तो पर्वतीय वन क्या होते हैं? जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं या फिर पर्वतों की ढलान पर जो वन पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पर्वतीय वन बोलते हैं। आखिरी प्रश्न देखते हैं। पहाड़ी वन में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? जैसा कि हमने बात की थी कि भिन्न भिन्न प्रकार के स्थल रूप में या स्थलाकृति के अंदर हमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों की प्रजातियां दिखाई देगी। वहाँ के लोगों का जीवन भी अलग अलग होगा और आर्थिक गतिविधियां या फिर वो अपने व्यवसाय के लिए क्या करते हैं वो चीजें भी हमें अलग अलग दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया पहाड़ी वनों में हमें कौन कौन सी प्रजातियां दिखाई देती है, किसकी, वनस्पति की। तो वनस्पति की प्रजातियां जैसे कि लाइकेन चीड़, फर,
स्प्रूस, देवदार जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। शंकुधारी का क्या मतलब है? जैसे आपका क्रिसमस ट्री होता है कि इनके ऊपर ये जो शंकु का शेप होता है, ये आप देख सकते हैं, ये आकार जो है ये पहाड़ों पर दिखाई देता है। इसका कारण क्या है कि अगर ओले गिर रहे हैं या हिमपात हो रहा है, बर्फ गिर रही है, तो अगर कोई पेड़ होगा, जैसे ये नॉर्मल पेड़ ऐसा होता है, तो इस पेड़ पे अगर बर्फ गिर गई तो क्या होगा? ये दब जाएगा, जबकि इसके ऊपर बर्फ फिसल जाएगी, क्योंकि ये शंकुधारी वृक्ष है। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं एक और मजेदार सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।